स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से यूरोपीय संघ यानी कि ईयू से आने वाले सभी उत्पादों पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ईयू और अमेरिका के बीच जारी वार्ता के विफल होने के बाद ट्रंप ने यह ऐलान किया है। ईयू के साथ साथ उन्होंने मैक्सिको पर भी 30% टैरिफ लगाने की जानकारी दी। एक तरफ ट्रंप की इस घोषणा का यूरोपीय शेयर बाजारों पर असर दिखा, तो वहीं अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई को लेकर सबकी नजरें यूरोपीय संघ पर बनी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया को टैरिफ का डर दिखाकर व्यापार घाटे को अपने पक्ष में करने की अमेरिकी कोशिश रंग लाती दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले 27 यूरोपीय देशों के संगठन और मैक्सिको पर 30% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद जो जवाबी कार्रवाई का अंदेशा था वो अब ना के बराबर रह गया है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने $25 अरब मूल्य के अमेरिकी निर्यात पर जवाबी शुल्क लगाने में देरी करने का फैसला कर बातचीत के लिए दरवाजा खोल रखा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने 14 जुलाई से लागू होने वाले शुल्क को अगस्त के पहले हफ्ते तक के लिए टालना इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। हालांकि फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने यूरोपीय संघ से अलग राय रखते हुए जवाबी कार्रवाई करने के लिए तारीख ढूंढने की अपील की है। मैक्रोन ने आयोग से संभावित जवाबी कार्रवाई की तैयारियों में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि 1 अगस्त की समय सीमा तक समझौता नहीं हो पाता है तो यूरोपीय संघ को अपने सभी उपलब्ध साधनों के जरिए अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर जर्मनी ने टकराव के प्रति आग्रह करते हुए कहा कि वॉशिंगटन के साथ होने वाली वार्ता के दौरान यदि कोई उचित समझौता नहीं हो पाता है तो यूरोपीय संघ को अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे। 30% or anything about 30%. यूरोपीय संघ पर लगाए जाने की धमकी वाला 30% टैरिफ व्यवहारिक रूप से व्यापार को खत्म कर देगा। यूरोपीय संघ और अमेरिका अपनी व्यापार वार्ता से अच्छे परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। बहरहाल यूरोपीय संघ को अब भी इस बात की उम्मीद है कि बातचीत के जरिए मुद्दे का समाधान निकल आएगा। ब्रुसेल्स के सूत्रों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 30% टैरिफ की चेतावनी एक बातचीत के लिए रणनीति का हिस्सा थी, जिसका मकसद सिर्फ व्यापार को अपने पक्ष में करना है। दरअसल जर्मनी को डर है कि देश की अर्थव्यवस्था पर बड़े टैरिफ का असर दिख सकता है, जो कि उनके जीडीपी को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जर्मनी में व्यापार युद्ध का सबसे अधिक असर जिस क्षेत्र में पड़ा है वो है ऑटोमोबाइल और इस्पात उद्योग। ताज़ा हालात को देखते हुए अन्य यूरोपीय देशों ने भी बातचीत के दौरान सावधानी बरतने का आग्रह किया है। दरअसल 27 देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन से व्यापार पर जारी वार्ता के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को 30% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो 1 अगस्त से लागू होना है। ट्रंप की घोषणा के साथ ही यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी अमेरिका के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि ईयू के निर्यात पर 30% टैरिफ अटलांटिका के दोनों ओर के व्यापारियों, उपभोक्ताओं और मरीजों के लिए झटका होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से अब तक 25 से अधिक देशों के लिए नए टैरिफ का ऐलान किया जा चुका है, जो 10% से लेकर 50% तक है। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, अगर ये जो ट्रंप के टैरिफ की बात करें, मैक्सिको पर, यूरोपियन यूनियन पर जो टैरिफ लगाया है 30% का, ये ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा हो रहा है। ये काफ़ी एक बयान महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो कह रहे हैं कि ये ट्रंप की एक रणनीति हो सकती है दबाव बनाने की कि आप बातचीत करो, डील करो। क्या सच है, क्या झूठ है, हर्षवर्धन जी? देखिए, दोनों ही एक तरह से बातों में कुछ सार है, क्योंकि ट्रंप ने शुरू से जो एक पोजीशन ली है ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर, वो अपना जो व्यापार घाटा है उसको घटाने के लिए कोशिशें हों, इस बात को लेकर ही वो सत्ता में आए थे। अब सवाल ये जो उनके सामने है कि क्या वो जिस तरह की टैरिफ वॉर उन्होंने शुरुआत करी है पावर में आने के बाद, उसका अमेरिका को या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कोई बहुत खास फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो जो हमको उतना फायदा अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके साथ अमेरिका एक ट्रेड अग्रीमेंट कर पाया है पिछले जनवरी से लेकर अब जुलाई तक, और उसमें एक तरफ चीन पड़ जाता है, तो दूसरी तरफ चीन के साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट नहीं हुआ है, एक फेज्ड अग्रीमेंट हुआ है। और वहां पर वियतनाम जैसा देश है जिसके साथ एक एग्रीमेंट अमेरिका ने जरूर कर लिया है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो एक
अमेरिकन जो नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी है वो उतनी काम नहीं कर रही है। तो उसके अगर संदर्भ में इसको समझें तो एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक के तौर पर इसको समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि नेगोशिएशंस आगे बढ़ रहे हैं यूरोप के साथ, लेकिन ट्रम्प ये चाहेंगे कि उनको बेहतर बार्गेन मिले, और इसलिए उन्होंने लास्ट जो लेग है नेगोशिएशंस का उससे पहले 30% टैरिफ्स की घोषणा कर दी यूरोप के ऊपर। यूरोपियन यूनियन में जो समझदार लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया इमीडिएटली। हालांकि अगर ये 1 अगस्त तक नहीं हो पाता है तो उसके बाद वहां भी आवाजें बढ़ेंगी कि हमको रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने चाहिए। हर्षवर्धन जी, यूरोपियन यूनियन के जो बड़े देश हैं, जिनमें हम फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, ये लोग थोड़ा बहुत इस तरह के बयान दे रहे हैं कि इसका हम कड़ा जवाब देंगे। हालांकि एक मोटा मोटी मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन में ये सहमति बन चुकी है कि अभी कुछ दिनों रुकते हैं, बातचीत करते हैं, फिर शायद डील हो जाएगी। लेकिन अगर डील नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है, तो यूरोप किस तरह का जवाब दे सकता है अमेरिका को? देखिए, यूरोप ने पहले भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स और काउंटर मेजर्स लगाए हैं अमेरिका के ऊपर, और उसमें समस्या यूरोप के सामने ये आती है कि जो देश हैं, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स हैं, उनमें उतना कंसेंसस बनता हुआ नज़र नहीं आता है, और इसीलिए जो प्रो अमेरिका वर्सेस वो जो एक कड़ा रुख चाहते हैं अमेरिका के खिलाफ, उनके बीच की दरार जो है वो यूरोप को बहुत कड़ा रुख लेने से रोकती नजर आती है हमेशा। तो कहीं पर जो जर्मनी और फ्रांस जो बड़ी इकोनॉमीज हैं यूरोप की, वो अभी ये जैसा आपने जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में, वो ये लगातार कह रहे हैं कि हमको थोड़ा सा कड़ा होना पड़ेगा अगर हमको कोई नतीजा नहीं दिखता है नेगोशिएशंस में। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अभी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन नेगोशिएट कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि एक अग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी बनती नजर आ रही है, और उसीलिए उसने रिटेलिएटरी टैरिफ्स की अभी बात नहीं करी है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है कोई अग्रीमेंट, अगर नेगोशिएशंस उस तरह से नहीं बढ़ पाती हैं, तो मुझे लगता है ये आवाज़ें जो फ्रांस और जर्मनी की हैं, ये क्योंकि प्रभावी इकोनॉमीज भी हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, तो इनका प्रभाव ज़रूर हमको दिखेगा। लेकिन फिर भी यूरोप में ऐसे देश हैं जो ये चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट अमेरिका के साथ हो, क्योंकि जो छोटी इकोनॉमीज हैं उनकी डिपेंडेंस अमेरिकन मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा रहती है। हर्षवर्धन जी, अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने टैरिफ को एक बड़ा हथियार बनाया है। टैरिफ को लेकर के जो कुछ भी कदम वो उठा रहे हैं, चाहे जिस देश के खिलाफ जितना फीसदी टैरिफ लगा रहे हैं, क्या उसका जो मूल मकसद है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उसमें वो कितना कामयाब हो पा रहे हैं या लॉन्ग टर्म पे कामयाब होंगे? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये कोई आर्थिक, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टैरिफ्स कभी भी सेटिस्फैक्ट्री इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। इकोनॉमी को अगर आपको सुदृढ़ बनाना है, अपनी आर्थिक जो व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ बनाना है उसके लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर्स जरूर होते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है तो आप उसको काउंटर करें और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सपोर्ट दें। सवाल ये है कि जितना समय ट्रंप के पास है, क्या वो समय इतना है कि वो टैरिफ नेगोशिएट करें अच्छी डील्स नेगोशिएट करने के बाद इस तरह का टैरिफ लेवी करें जिससे कि न सिर्फ उनका जो रिलेशनशिप है दूसरे देशों के साथ, अमेरिका का जो संबंध है, आर्थिक संबंध है, वो बने रहें, और जो घर में उनको अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है वो मिल पाए। ऐसा अभी तक तो जो है आर्थिक आंकड़े जो आ रहे हैं उससे नहीं लग रहा है। ये जरूर है कि जो अग्रीमेंट्स होंगे उसमें एक बैलेंस जरूर आएगा, और दोनों ही देश क्योंकि इतने बैक एंड फोर्थ के बाद नेगोशिएट करेंगे, तो एक तरह से जो नेगोशिएटेड ट्रेड एग्रीमेंट्स बन के आएंगे, चाहे वो भारत के साथ हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हो, उसकी लॉन्जेविटी ज़्यादा होगी, और दोनों ही पक्ष जो है वो ये चाहेंगे कि एक बैलेंस्ड एग्रीमेंट हो, जिससे कि बार बार इस बात की नौबत ना आए कि हमको रीनेगोशिएट करना पड़े इस तरह का एग्रीमेंट, और एक जो पॉलिटिकल कंसेंसस, पॉलिटिकल कॉमनैलिटी जो दोनों पक्षों के बीच में है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिले, क्योंकि अब हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं जहां पर आर्थिक संबंध राजनीतिक संबंधों के प्रिज्म से इवैल्यूएट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।